पे आप लोग जो लोग भी देख रहे हो, जो भी कमेंट्स होगा उसको आप कर सकते हो, और इस पे क्वेश्चन कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो मुझसे। अभी यहाँ पे परसेंटेज का बेसिक जो होता है, बेसिक्स ऑफ परसेंटेज, तो बेसिक क्या होता है परसेंटेज का कि मतलब परसेंट वर्ड आया कहां से और किस तरह से हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं चैप्टर्स में या क्वेश्चंस में। तो जैसे आप परसेंट वर्ड से क्या समझते हो कि परसेंट जैसे ही आया, परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से कितना। तो हमको करना क्या है, हमें पढ़ना उसी सेंस में है कि व्हाट इज द यूज ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का यूज क्या है? यूज हमारा यही होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि आउट ऑफ 100 100 में से कितना। बस इसका जो यूज है वो यहीं पे निकल के आता है हमारा कि 100 में से कितना पार्ट किसके पास गया। 100 मतलब अगर मान लो कि वाटर है, मिल्क का कितना परसेंट है, तो वो भी मतलब अगर हम टोटल 100 लेते हैं तो वहां पे मिल्क कितना परसेंट है या वाटर कितना परसेंट है, मतलब आउट ऑफ 100। कहने का मतलब है परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज होता है मतलब आउट ऑफ 100 कितना, ठीक। तो इसको हम लोग इस तरह से करते हैं कि जो हमारा यूज है, जैसे पहले आप यूज को समझो। अगर हम मान लो किसी एग्जाम की बात करते हैं, राइट, किसी एग्जाम की बात करते हैं, तो कोई एक एग्जाम, मान लो कोई एक कैंडिडेट ऐसा है जो हमारी एकेडमी में कोई भी एक एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा है आके, और वो एग्जाम है हमारा 12th लेवल का। कौन सा एग्जाम है? 12th लेवल का, ठीक है। अब कोई एक दूसरा कैंडिडेट है जो किसी दूसरी एकेडमी में जाके भी सेम लेवल का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा है। किस लेवल का? 12th लेवल का, ठीक है। सेम लेवल का वो भी एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा है। जब दोनों ने अपना मार्क्स, दोनों रूम पार्टनर्स हैं, दोनों ने जब जाके अपने रूम पे और अपने मार्क्स के परसेंटेज को शेयर करा, तो इसने बोला कि भैया मेरा आया है 29%, ठीक। जो दूसरा कैंडिडेट था जो किसी और एकेडमी में जाके परसेंटेज के एग्जाम, कोई एक एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहा है, उसने जब अपना मार्क्स शेयर करा तो उसने ये बोला कि मेरा आया है 35%, ठीक है। तो क्या आप इतनी इंफॉर्मेशन से बता सकते हो कि कौन सा कैंडिडेट ज्यादा अच्छा रहा होगा पढ़ने में? क्या आप इतने पार्ट से बता सकते हो कि 35% लाने वाला कैंडिडेट ज्यादा अच्छा रहा होगा या 29% लाने वाला कैंडिडेट ज्यादा अच्छा रहा होगा? तो आंसर आपका होगा कि जो 35% ला रहा है वो इससे अच्छी स्टडी कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज बोला कि दोनों सेम लेवल के एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब हमें यह मतलब नहीं था कि हमारी एकेडमी ने कितने में से कितने नंबर, टोटल मार्क्स कितना रखा, या दूसरी एकेडमी ने टोटल मार्क्स कितना रखा। हमें इनके नंबर से मतलब ही नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ इससे हो गया कि ये 29% लाया है और ये 35% लाया है, क्योंकि इनके आगे परसेंट वर्ड लगा हुआ है। तो हमें पता है ना, परसेंट इज व्हाट? आउट ऑफ 100। वहीं पे बात स्टार्ट हो गई। परसेंट क्या होता है? आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से कितना। तो अगर आपसे किसी ने बोला कि वो 29% लाता है, तो आपके माइंड में क्या चीज आएगा कि अगर वो पेपर 100 नंबर का होता तो वो 29 नंबर लाता, और अगर इसका पेपर 100 नंबर का होता तो ये 100 में से कितना लाता? 35 नंबर लाता। तो बस कहानी खत्म कि परसेंटेज क्या होता है कि आउट ऑफ 100 100 में से कितना। मतलब परसेंट वो चीज है जो जिसकी हेल्प से हमें ज्यादा चीजों को याद नहीं रखना पड़ता। हम लोगों को अगर हमें परसेंट ना लगा हो, मान लो परसेंट नहीं लगा, तो क्या आप बता सकते हो अगर इनके आगे परसेंट नहीं लगा तो इसको ये ज्यादा अच्छा कैंडिडेट रहा होगा, ये रहा होगा? तो आपका आंसर होगा कि अब आप इसमें नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये 29 नंबर हो गया और 35 नंबर हो गया। हो सकता है कि हमारी एकेडमी ने जो 29 नंबर्स को दिया है, ये दिया हो 29 आउट ऑफ 30, और जो इसको 35 दिया है, हो सकता है दूसरी एकेडमी ने इसको 35 दिया हो बट आउट ऑफ 100 दिया हो। तो यहां पे हमें दोनों चीजें याद रखनी पड़ रही है ना, कि कितने नंबर का पेपर था और कितना नंबर उसका आया है। कितने नंबर का पेपर था और कितना नंबर उसका आया है, सब चीजें हमको याद रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम अपने काम को आसान करने के लिए इनके आगे क्या लगा देते हैं? परसेंट लगा देते हैं। तो हमारा काम हो गया आसान। 29% मतलब पेपर कितने का भी रहा हो, लेकिन अगर वो पेपर 100 नंबर का होता तो उसका 29 आता और उसका कितना आता? 35 नंबर आता, ठीक है। तो जो मेन यूज है, जो मेन रोल है परसेंटेज का, वो तो ये होता है। बाकी अब हमको ये देखना है कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं परसेंटेज का, ये तो हमारा यूज है इन जनरल, इन डेली लाइफ, परसेंटेज का यूज क्या है। लेकिन क्वेश्चन किस तरह से डील होना है हमें, वो चीज अब नेक्स्ट स्लाइड पे सीखना है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। जैसे परसेंट आपने देखा कि 100% आपने देखा,
100% क्या चीज होगी, आउट ऑफ 100 मतलब कहीं ना कहीं 100 का आपको यूज करना है, तो 100 क्या चीज होगी। आप लोगों को अभी कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस चीज को याद रखना होगा। जैसे मानते हैं कि हम अभी किसी एक एग्जाम की बात करते हैं, किसी एक एग्जाम की बात, मान लो आपका कैट का एग्जाम होना है, एसएससी सीजीएल का होना है, बैंकिंग का होना है, कोई भी एग्जाम, आपका कोई एक एग्जाम कंडक्ट होना है, ठीक। अभी क्या आप मुझे ये बता सकते हो, अगर मान लो 3 कैंडिडेट इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो क्या तीनों में से कोई भी ये बता सकता है कि कैंडिडेट ए अपना बोल सकता है कि मेरा 38% आएगा? अभी आज की डेट में जब एग्जाम कंडक्ट ही नहीं हुआ, क्या ये बताया जा सकता है कि ए का एग्जैक्टली 38% आएगा? क्या ये बताया जा सकता है कि बी का एग्जैक्टली 48 आएगा या सी का एग्जैक्टली 55 आएगा? ऐसा कोई भी नहीं बता सकता। हम लोग अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, अपना जो हमारे पास जो भी हमारी प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग हम एक रेंज बता सकते हैं कि हो सकता है कि मेरी प्रिपरेशन ऐसी है कि मेरा 60 to 80% के बीच में कुछ आ जाए, हो सकता है वो 20 आ जाए, हो सकता है वो 100 भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब एग्जाम कंडक्ट होने वाला होता है, जैसे अभी मान लो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन क्या आप लोग ये बता सकते हो कि वो एग्जाम कितने नंबर का होना है? ये तो बता सकते हो कि एसएससी, अगर अभी नहीं बता सकते आप नोटिफिकेशन देखोगे उससे बता सकते हो। तो हमें ये पता है कि एग्जाम कितने नंबर का होना है, ये चीज हमें सबसे पहले पता लग जाती है। तो इसीलिए क्या आप बता सकते हो कि किसी भी एग्जाम के लिए 100% क्या चीज होती है? 100% क्या होता है? मान लो कोई एक 4th कैंडिडेट होता और वो 100% मार्क्स लेके आता, कोई एक चौथा कैंडिडेट होता जो कितना परसेंट नंबर लाता? 100%, पूरा 100% अगर वो नंबर लेके आता, तो क्या बोलते आप ये बोलते कि भैया जितने नंबर का पेपर था उसका पूरे में पूरा नंबर आया है। मतलब 100 नंबर का था तो 100 में 100, 500 का था तो 500 में 500 मार्क के आया है वो। तो 100% क्या होता है? किसी भी एग्जाम के लिए 100% होता है क्या चीज? मैक्सिमम मार्क्स, ठीक। किसी भी पेपर का जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो हमेशा अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। कोई अगर 100% कैंडिडेट लाया है, इसका मतलब जितने नंबर का पेपर था वो पूरे में पूरा नंबर लेके आया, ठीक। तो अभी हम ये देखते हैं कि 100% हमने मैक्सिमम मार्क्स को क्यों लिया। अब हमारा पूरा काम स्टार्ट होता है कि 100% हमेशा हम किसको लेते हैं? जो सबसे इनिशियल डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ठीक। ये चीज आपको याद रखना है, समझ रहे हो? जो सबसे इनिशियल डिसाइडिंग फैक्टर होगा, जो चीज सबसे पहले आ रही होगी किसी भी क्वेश्चन, किसी भी सेंटेंस या किसी भी मतलब कहीं पे कुछ भी, जो चीज सबसे पहले आता आपको दिखा, उसको आप क्या बोलोगे कि ये अपने आप में 100% होगा। हम लोग ए के मार्क्स को सबसे पहले नहीं बता सकते, बी अपने नंबर को सबसे पहले नहीं बता सकता, और सी अपने नंबर को, और डी भी अपने नंबर को सबसे पहले नहीं बता सकता है। सबसे पहले क्या बताया जा सकता है कि जो पेपर है वो कितने नंबर का कंडक्ट होना है, ये चीज सबसे पहले बताया जाता है। इसलिए जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो किसी भी एग्जाम के लिए हमेशा क्या होता है? 100%। तो हमें इस एग्जाम्पल से याद रखना है बस कि एग्जाम में 100% होता है मैक्सिमम मार्क्स, और मैक्सिमम मार्क्स सबसे पहले डिसाइड होता है, इसलिए जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 100% होता है। क्यों? क्योंकि इनिशियल डिसाइडिंग फैक्टर विल ऑलवेज बी 100% फॉर एवरी क्वेश्चन एंड एवरी स्टेटमेंट, राइट। अभी देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखो आप नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा इसका। अगला एग्जाम्पल कुछ ऐसा बनेगा हमारा। मान लो कि आप लोग इनकम जानते हो, क्या चीज होता है? इनकम जानते हो, एक्सपेंडिचर जानते हो क्या होता है, एंड सेविंग जानते हो क्या होता है? सेविंग जितना आपने बचाया, अगर कभी बचाया होगा, सेविंग जानते हो। इनकम क्या? जितना कमाया। एक्सपेंडिचर क्या? जितना खर्च किया। सेविंग क्या? जितना बचाया। तो अगर हमसे कोई बोले कि कोई क्वेश्चन हमारा इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पे है, और आपको उस क्वेश्चन को परसेंटेज से रिलेट करना है, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा? ये वाली चीज आएगी कि अगर परसेंट से रिलेट करना है तो इनिशियल चीज क्या होगी? सबसे पहले आने वाली चीज क्या होगी? जो सबसे पहले आएगा वो हमेशा अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। जो चीज सबसे पहले आएगी वो हमेशा अपने आप में क्या होगी? 100% होगी। तो यहां पे हम देखते हैं, यहां पे इनकम जो होगा, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, तीनों में सबसे पहले क्या आ रहा है? तो आपका आंसर होगा, पहले जब तक आप कमाओगे नहीं तब तक आप खर्च या सेविंग की सोच भी नहीं सकते हो। बिना कमाए कहीं से चोरी करके सेविंग करने की थोड़ी सोचोगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी इनकम जनरेट करनी पड़ती है, राइट। सबसे पहले इनकम आती है, इसलिए जो इनकम होता है वो अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। जो चीज सबसे पहले आएगा
वो हमेशा अपने आप में 100% होगा। इनकम हो गई 100%। अब इन दोनों में कोई कंपल्शन नहीं है। कई जगह ऐसा होता है कि एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है, पहले हो जाता है और सेविंग हमारी बाद में होती है। कई जगह ऐसा होता है कि सेविंग, कुछ लोग ऐसे तो पहले सेविंग स्कीम में डाल देते हैं पैसा, जो बचा हुआ होता है उस पे खर्चा चला लेते हैं। तो सेविंग और एक्सपेंडिचर में कोई कंपल्शन नहीं है, इन दोनों में से कोई भी काम पहले हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा काम क्या है, जो सबसे पहले आ रहा है वो हमेशा अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। तो इनकम पहले आएगी, ये बिल्कुल डेफिनेट है, उसके बाद ही खर्च या सेविंग की बात होगी, ये बाद की बात है। तो इनकम 100 हो गई। मान लो कोई 80% खर्च करता है और 20% सेविंग स्कीम में डालता है, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। इनकम 100 है क्योंकि इनिशियल डिसाइडिंग फैक्टर विल ऑलवेज बी 100%, ठीक। अब आपका मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कभी भी एक्सपेंडिचर 100% हो सकता है? सभी क्लास में मेरा ये क्वेश्चन रहता है, क्या कभी भी एक्सपेंडिचर अपने आप में 100% हो सकता है? तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? आंसर मैक्सिमम केसेस में मुझे ये मिलता है कि जब हमारी एक्सपेंडिचर पूरा खर्च हो जाए, मतलब जो हमारा इनकम था, अगर हम पूरी इनकम को खर्च कर देते हैं तो क्या होगा, इनकम जितनी थी पूरी इनकम खर्च हो गई, मतलब इनकम 100 थी, पूरा अगर ये खर्च हो जाएगा तो सेविंग कितना होगा, 0 होगा। मतलब क्वेश्चन क्या था मेरा कि क्या कभी भी एक्सपेंडिचर 100% हो सकता है? तो आपका जवाब एक ये आंसर हो सकता है कि जब हम पूरी इनकम को खर्च कर दें तो एक्सपेंडिचर 100 हो जाएगा। बट अभी मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन मेरा जानना चाहोगे तो ये होगा कि क्या कभी भी इनकम 100% हो सकती है, एक्सपेंडिचर 100% हो सकता है, मैक्सिमम मार्क्स 100% हो सकता है? तीनों को रिलेट करके समझ रहे हो? क्या कभी भी 100% क्या होता है, इनिशियल डिसाइडिंग फैक्टर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कभी भी एक्सपेंडिचर इनिशियल डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है? मेरा सवाल ये नहीं है कि क्या कभी भी एक्सपेंडिचर 100% हो सकता है, क्योंकि वो तो यहां पे भी हो सकता है, जितना कमाया पूरा खर्च कर दिया। तो क्या कभी भी एक्सपेंडिचर इनिशियल डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है? तो आपका आंसर होना चाहिए यस, ऐसा हो सकता है। कब? देखो ये वाला केस जो हमारा है ना, ये वाला केस, ये है एक सैलरीड पर्सन का। मतलब एक पर्सन है जिसकी कुछ सैलरी होती है, वो अपनी सैलरी पे डिपेंडेंट होता है, राइट। दूसरा क्या है ये वाला केस जो है ना, ये तब बनेगा जब हमारे पास एक कौन होगा, बिजनेसमैन होगा, ठीक है। अगर कोई हमारे पास बिजनेसमैन है, जैसे आपको मान लो कोई एक अभी बिजनेस सेटअप करना है, तो क्या जिस डे पे आपने सोचा कि आपको बिजनेस सेटअप करना है, क्या उसी डे पे आपके पास इनकम जनरेट हो गई? सबसे पहले क्या कमा लिया आपने? आपने सोचा कि आपको आज सैनिटाइजर का बिजनेस करना है, सोचा और पैसा आ गया। ऐसा होता है क्या कभी? कभी भी नहीं होता। तो क्या होगा, अगर हमें बिजनेस सेटअप करना है तो वहां पे हमें अपने रखे हुए पैसे को लगाना पड़ता है। मतलब हमें क्या करना होगा, बिजनेसमैन को पहले खर्च करके प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या अभी सीख रहे हैं कि 100% क्या होगा, 100% होगा इनिशियल डिसाइडिंग फैक्टर। तो बिजनेसमैन के लिए इनिशियल डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है? बिजनेसमैन के लिए होता है इनिशियल डिसाइडिंग फैक्टर कि वो एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है अपने बिजनेस के सेटअप में, कितना वो खर्च कर रहा है। तो अगर उसका एक्सपेंडिचर पहले हो गया, मान लो स्पेंड करके हमने प्रोडक्ट को बना दिया, अब क्या करना होगा, उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में सेल आउट करेंगे। जब हम सेल करेंगे तो क्या जनरेट होगी, हमारी इनकम जनरेट होगी। और अगर हमारी इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाती है तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो एक्सपेंडिचर 100% है, इनकम अगर ज्यादा हो गई, मान लेते हैं 130% हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 30% का यहां पे प्रॉफिट होगा। समझ आई सबको? मतलब कहने का यह है कि इनिशियल डिसाइडिंग फैक्टर हमेशा 100% होगा। अगर हमारे पास जो पर्सन है, अगर वो सेविंग करता है, मतलब वो सैलरीड पर्सन है अगर, तो उसका सैलरीड पर्सन हमेशा अपनी इनकम पे डिपेंडेंट रहता है कि कितनी उसकी इनकम आ रही है, वहां से वो खर्च या सेविंग की सोचता है। लेकिन अगर बिजनेसमैन है तो उसको बिजनेस के सेटअप में ये देखना होता है कि उसके पास कितना पैसा रखा हुआ है, जितना पैसा रखा होगा उसको वो इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस का सेटअप करेगा। तो बिजनेसमैन के लिए सबसे पहले एक्सपेंडिचर आता है, इसलिए एक्सपेंडिचर 100% है। और सैलरीड पर्सन के लिए सबसे पहले इनकम आता है, इसलिए जो इनकम होगा वो क्या होगा, 100% होगा। ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा इससे रिलेट करते हैं तो क्वेश्चन में आप लोग ये चीज ध्यान रखना
कि कभी अगर आपका सवाल में, कभी भी अगर आपके सवाल में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में अगर आपको बोला गया सेविंग वर्ड, सेविंग, तो सेविंग हमेशा कौन करता है, सैलरीड पर्सन करता है। और सैलरीड पर्सन के लिए क्या 100 होगा, इनकम 100% होगी। मतलब इस तरह से हमें रिलेट करना है। सेविंग हमेशा, सेविंग वर्ड इज फॉर सैलरीड पर्सन। बिजनेसमैन कभी सेविंग नहीं करता अपने बिजनेस में, वहां से जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को वो सेविंग स्कीम में डाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उससे मतलब नहीं है हमें। हमें भी मतलब है स्टार्ट कहां से हो रहा है, मतलब पैसा जनरेट कहां से हो रहा है। तो अगर सेविंग वर्ड की बात है तो सेविंग होगा सैलरीड पर्सन को, और सैलरीड पर्सन के लिए हमेशा इनकम की प्रायोरिटी होती है, तो इनकम 100% होगा। अब अगर कहीं क्वेश्चन में प्रॉफिट वर्ड का यूज करा तो प्रॉफिट होता है हमेशा किसको, बिजनेसमैन को। और बिजनेसमैन किस पे डिपेंडेंट होता है, बिजनेसमैन हमेशा डिपेंडेंट होता है अपने खर्चे पे। भैया चाय की दुकान, सबसे ज्यादा चाय की दुकान की बात करते हैं, चाय की दुकान और एक मान लो कि बहुत बड़ा हमारे यहाँ महिंद्रा का शोरूम है, एक बहुत छोटी सी चाय की दुकान है, बहुत बड़ी दुकान की बात नहीं हो रही है, बहुत छोटी सी चाय की दुकान है और एक महिंद्रा का शोरूम है, किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, ये मत बोलना चाय की दुकान का। ऑफ कोर्स महिंद्रा के शोरूम का प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, मतलब प्रॉफिट किस पे डिपेंडेंट होगा, महिंद्रा के शोरूम का प्रॉफिट इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि भैया उसने अपने सेटअप में खर्चा ज्यादा करा हुआ है, वो गाड़ियां मंगा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां मंगा रहा है, उसको बेच रहा है, उसको प्रॉफिट ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि उसका खर्चा ज्यादा है, वो अपने खर्चे पे डिपेंडेंट है। और जो चाय की दुकान है उसको क्या करना है, चीनी चाय पत्ती लाया और चाय की दुकान खोल के स्टार्ट कर दिया, मतलब जो प्रॉफिट कम हुआ, तो क्यों कम हुआ, क्योंकि जो उसका खर्चा है ना वो कम है। ठीक है, तो आई गेस क्लियर हुआ होगा। सेविंग सैलरीड पर्सन, इनकम 100, प्रॉफिट बिजनेसमैन, एक्सपेंडिचर 100%। ठीक है, अब अगर किसी क्वेश्चन में ये मेंशन करता है, किसी भी सवाल में मान लो उसने ये मेंशन करा कि जो उसका प्रॉफिट है, किसी क्वेश्चन में अगर ये बोला कि उसका जो प्रॉफिट है वो है 30%, क्या बोला क्वेश्चन में, प्रॉफिट 30%, मतलब किसका 30%, एक्सपेंडिचर का 30% प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट बोला 30% तो प्रॉफिट मतलब बिजनेसमैन, मतलब एक्सपेंडिचर का 30%। अगर किसी ने बोला सेविंग 20%, सेविंग मतलब सैलरीड पर्सन, मतलब इनकम का 30%। ठीक है, तो यहां पे एक स्टेटमेंट निकल के आता है, क्या स्टेटमेंट है वो, कि प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, प्रॉफिट किस पे हमेशा कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, जस्ट वेट, इसको हम ऐसा लिखेंगे कि प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन, किस पे कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन एक्सपेंडिचर। ठीक है, एंड सेविंग इज कैलकुलेटेड ऑन, सेविंग हमेशा किस पे कैलकुलेट होगी, सेविंग हमेशा कैलकुलेट होगी किस पे, इनकम पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, प्री लेवल के एग्जाम में इस पे हमेशा सवाल पूछा जाता है। प्रॉफिट हमेशा एक्सपेंडिचर पे कैलकुलेट होगा, एंड सेविंग इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इनकम, सेविंग हमेशा किस पे कैलकुलेट होगी, इनकम पे कैलकुलेट होगी। ठीक, अब देखो जैसे थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट कर सकते हैं हम, कि अगर मान लेते हैं, हमने कई एग्जांपल्स देखे, पहला क्या था, एग्जाम वाला एग्जांपल था हमारे पास जिसमें हमने मैक्सिमम मार्क्स को 100% लिया, क्यों, क्योंकि सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स आता है। फिर हमारे पास सैलरीड पर्सन का एग्जांपल है क्योंकि सैलरीड पर्सन पहले क्या करता है, कमाता है, उसके बाद वो आगे की सोचता है, इसलिए इनकम 100 हो गया। बिजनेसमैन क्या करता है, पहले खर्चा करता है, इसलिए एक्सपेंडिचर 100 हो गया। मान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में आप सभी ने सुना होगा एक कॉस्ट प्राइस होता है और एक सेलिंग प्राइस, एक एमआरपी भी होता है, उस चीज को अभी छोड़ दो, एक कॉस्ट प्राइस होता है और एक क्या है, सेलिंग प्राइस होता है। तो इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा, पहले क्या होगा, पहले आप सामान को खरीदोगे या पहले बेचोगे, तो आपका आंसर होगा पहले खरीदना पड़ेगा उसके बाद ही तो बेचोगे, या पहले बनाओगे उसके बाद बेचोगे। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा क्या होता है, 100% होता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। अगर इस पे प्रॉफिट हो गया 20% का तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। ठीक, समझ आई ये बात। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्यों 100% हुआ, क्योंकि जो चीज पहले आती है ना, हमारे पूरे जो स्लाइड है उसका पूरा जो समअप है वो क्या है,
इनिशियल डिसाइडिंग फैक्टर इज ऑलवेज 100%। कॉस्ट प्राइस सबसे पहले आ रहा है, फिर सेलिंग प्राइस आ रहा है, इसलिए कॉस्ट प्राइस 100% है। जैसे नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, मान लो अगर हम पढ़ते हैं SICI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो इस चैप्टर के लिए क्या होगा, SICI चैप्टर के लिए हमें क्या करना होगा कि आपको पता है कि एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है। प्रिंसिपल जो पैसा हमने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया या जितना हमने लोन लिया बैंक से, ठीक है। प्रिंसिपल, एक इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट जो हमें बैंक एक्स्ट्रा पैसा करके देता है, और एक अमाउंट होता है जितना टोटल पैसा हम लोग घर पे ले आते हैं। जैसे हमारे घर पे फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए रखा था, 50,000, तो हमने उसको बैंक को दे दिया, जमा कर दिया हमने बैंक ने बोला आपको 3 साल में 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा, 3 साल में 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आप टोटल पैसा घर पे कितना लेके आओगे, 50,000 आपने बैंक को दिया था, 10,000 का इंटरेस्ट मिल गया, मतलब टोटल पैसा हम घर पे कितना लाएंगे, 60,000 रुपए लेके आएंगे। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये तो हमने बात करी किसमें, रुपीज में। अगर रुपीज में ना करके हमें अगर परसेंट में बात करनी हो तो आप क्या बोलोगे, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट, तीनों में से सबसे पहले कौन सी चीज आई थी, तो आप बोलोगे सबसे पहले 50,000 रुपए आया था। अगर ये ना होता तो ना तो ये आता ना ये आता, ठीक है। तो जो चीज सबसे पहले आती है वो हमेशा अपने आप में क्या होती है, 100%, क्योंकि प्रिंसिपल सबसे पहले निकल के आया है, इसलिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। और अगर हमें 40% का इंटरेस्ट मिल गया देन द अमाउंट विल बी व्हाट, 140%, ठीक है। समझ आ रही बात। तो अभी कई एग्जाम्पल से हमने सीखा, कई एग्जाम्पल से, और सभी एग्जाम्पल का जो समअप है वो क्या है, सभी एग्जाम्पल का जो समअप है वो क्या है, सब एग्जाम्पल का समअप बस एक ये चीज है कि जो इनिशियल डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो हमेशा क्वेश्चन में क्या होगा, 100% होगा। जो इनिशियल डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो हमेशा अपने आप में क्या होगा, 100% होगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज के बेसिक में क्या सीखा, सिर्फ एक चीज, इनिशियल डिसाइडिंग फैक्टर विल ऑलवेज बी 100%। जो चीज सबसे पहले डिसाइड होगी वो हमेशा अपने आप में क्या होगा, 100% होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, जैसे आप लोगों के क्वेश्चन में कई बार वो परसेंटेज से सॉल्व कराएगा, ठीक, और कई बार वो बात कर देगा फ्रैक्शन की। वो बात करेगा या नहीं करेगा, हम करेंगे फ्रैक्शन की बात, क्योंकि हमें क्या करना है, परसेंटेज पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होता, हमारा भरोसा हमेशा किस पे होता है, फ्रैक्शन पे होता है। परसेंटेज पे हम भरोसा नहीं कर सकते भाई, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन बताओ। इसका रीजन ये होता है कि अगर हम परसेंट के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करें, अगर हम किसके थ्रू सॉल्व करें, परसेंटेज के थ्रू अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो हमारे पास ये निकल के आता है लॉजिक कि परसेंटेज को किसी कैलकुलेशन से कोई मतलब ही नहीं है। परसेंटेज को सिर्फ इतना पता होता है जितना आप लोगों ने सीख लिया कि इनिशियल वैल्यू विल ऑलवेज बी 100%। परसेंटेज हो गया क्या, खत्म हो गया, ठीक है, परसेंटेज हो गया खत्म। इनिशियल वैल्यू जो होगी वो 100% होगा, परसेंटेज हो गया खत्म। इसके बाद आपके क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन आ जाए 8000 बटे 16 2/3 इंटू 14.28 इंटू 100, कुछ भी, ये सब ऐसा कुछ भी आ जाए, परसेंटेज को इससे कोई मतलब नहीं है। आप कितनी बड़ी दुविधा में फंस रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है परसेंटेज को, क्योंकि परसेंट ने अपना बता दिया कि आप कुछ भी कर लो, इनिशियल वैल्यू को 100 ले लो, बस इतना बताता है परसेंट, इसके अलावा कुछ नहीं बताता। लेकिन फ्रैक्शन देखो, बहुत सुंदर चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। फ्रैक्शन हमें क्या बताता है, फ्रैक्शन ये बताता है कि आप कभी भी ना, मतलब आप कभी भी कैलकुलेशन में नहीं फंस सकते। अगर आपको परसेंटेज के थ्रू जाना है तो उसने बोला एक चीज बताई, सबका मालिक एक, इनिशियल वैल्यू 100%, बात खत्म, बस इतना। लेकिन फ्रैक्शन क्या बोलता है, फ्रैक्शन बोलता है सबका मालिक एक नहीं है, सबके कई मालिक हैं, बहुत सारे मालिक हैं। आप मालिक कोई सा भी चूज कर लो, एक मालिक कर लो, 2 कर लो, 10 कर लो, कोई भी मालिक चूज करो, लेकिन मालिक ऐसा चूज करो कि जब आप लास्ट में जाके आंसर तक पहुंचो ना, तो ऐसा ना हो कि ये ऐसे आंसर तक पहुंचाए, समझ रहे हो, ऐसा ना हो कि हम इस आंसर तक पहुंचना है और हम ऐसे पहुंच रहे हैं, ऐसे ऐसे आंसर तक पहुंच रहे हैं, मतलब आंसर तक हम ऐसे पहुंचे, ऐसे डायरेक्ट सीधा आंसर तक हमें पहुंचना है। तो ये काम कौन कराएगा हमसे, ये कराएगा फ्रैक्शन।
परसेंटेज ने बोला सबका मालिक एक, फ्रैक्शन ने बोला कि सबका मालिक एक नहीं, बहुत सारे मालिक हैं, जो बेहतर लगे उसको अपना मालिक आप मान सकते हो, बस यही दोनों में डिफरेंस है। तो हम लोग को पहली चीज ये पता होना चाहिए कि परसेंट से फ्रैक्शन बनेगा कैसे। जैसे हमने क्या बोला था, 100% क्या था बताओ, सबका मालिक एक। जो इनिशियल डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो हमेशा अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ये चीज जानते हो, जो इनिशियल डिसाइडिंग फैक्टर होगा, जो सबसे पहले आएगा, वो ऑफ कोर्स अपने आप में हमेशा क्या होगा, 100% होगा। तो अब वही चीज फ्रैक्शन में कितनी होगी, देखो किसी भी परसेंट को अगर आपको फ्रैक्शन बनाना है तो आपको बस उसको 100 से डिवाइड करना है, बस बात खत्म, सिर्फ 100 से डिवाइड करना है। तो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ आप लोग 20% का फ्रैक्शन अगर बताना है आपको तो क्या होगा, तुरंत डिवाइड करो 100 से, 1/5 हो जाएगा। 30% का बताओ कितना होगा फ्रैक्शन, बोलोगे भैया 100 से डिवाइड हो चुका है, 3/10 हो जाएगा। 40% का बताओ क्या होगा फ्रैक्शन, आप बोलोगे 100 से डिवाइड कर दिया, 4/10 हो गया। 4/10 नहीं, 2 से और डिवाइड करो, कितना, 2/5 हो गया। ठीक है, तो किसी भी परसेंट का अगर आपको फ्रैक्शन बनाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसको 100 से डिवाइड करना है। ठीक, सेम बताओ, कभी ये भी बोल सकता है ना कि इतने साले मालिक का क्या करना है, एक मालिक बताओ कितना होगा, मतलब फ्रैक्शन को परसेंट बनाना है तो क्या करोगे, उसी का रिवर्स कर दो। सभी को आप जैसे जैसे 100 से मल्टीप्लाई करते जाओगे आपके पास वो परसेंट आता जाएगा। परसेंट से फ्रैक्शन 100 से डिवाइड, फ्रैक्शन से परसेंट 100 से मल्टीप्लाई। ठीक, क्लियर है इतना। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज को हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा, हमेशा याद रखना पड़ेगा, लेकिन उसी का देखो कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला मेरा स्टेटमेंट कि अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज को याद करना पड़ा ना तो कोई मतलब नहीं है, आप उसको भूल जाओगे। वो सब चीजें इतनी बार यूज होनी है कि वो खुद से याद हो जाएगा। अभी मैंने क्या बोला, कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन बात याद करने की है ही नहीं, याद ही नहीं करना हमें। हमें क्या करना है, इतनी बार वो सब यूज होगा ना, बस आपको यूज टू होना है चीजों से। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की मैथ्स पढ़ रहे हो, बिल्कुल भी हमें ऐसे नहीं करना कि आज ही बैठ गए भैया फ्रैक्शन है, रटना शुरू कर दिया। रटने से कभी भी काम नहीं बनने वाला, कभी भी रट के नहीं चलना हमें। जो भी चीजें हैं धीमे धीमे, जैसे परसेंटेज का यूज क्या क्या, देखो परसेंट आपका प्रॉफिट लॉस में यूज होना है, SI CI में यूज होना है, मिक्सचर में यूज होना है, डेटा इंटरप्रिटेशन में यूज होना है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में कहीं ना कहीं की स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन बी यूज होना है, टाइम एंड वर्क में यूज होना है, ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी, टाइम एंड वर्क में यूज होना है। मतलब कहीं भी आप उठा के देखो तो परसेंटेज का यूज होना ही होना है। तो अगर परसेंट का यूज इतना ज्यादा है तो क्या हमें उसको आज एक पहली क्लास में याद करने की जरूरत पड़ जाएगी क्या, बिल्कुल भी नहीं करना। पूरा आप एक बार मैथ्स की साइकिल पढ़ो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको चीजें याद हुई या नहीं हुई। जो चीज बोला जा रहा है उसी हिसाब से चलना है, कभी भी ये फ्रैक्शन वगैरह रटने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, बट स्टिल हमें नोट डाउन करना चाहिए। जो लोग भी देख रहे हैं सभी इस फ्रैक्शंस को, जितना भी मैं लिखूंगा सबको अपनी कॉपी पे लिखना है, लिख लिख के चीजें अपने आप याद हो जाती है। जैसे अगर हम किसी को भी आधा कर देते हैं, आधा, आधा मतलब 50%। ठीक है, ये तो सब समझते हो, 50-50 बिस्किट खाते हो, आधा नमकीन आधा बिस्किट, आधा नमकीन आधा मीठा, क्या होता है 50-50 मतलब हाफ हाफ। तो 1/2 इज 50%। ठीक है, फ्रैक्शन को बना रहे हैं परसेंट तो हम इसको कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई। 1/2 हो गया हमारा 50 और 50 हो गया कितना, 1/2। ठीक है, तो बस फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्जन। 1/3 बताओ, 1/3 होता है 33.33। हर किताब में मिलेगा ये, पहले परसेंटेज का जो चैप्टर होता है ना, पहले पेज पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, लेकिन आपको अभी खुद से लिखना है। मैंने क्या बोला, याद ही नहीं करना, इतनी बार यूज होगा कि याद हो जाएगा। यूज कैसे होगा, जब आप इसको यूज करोगे, लिखोगे 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 तब याद होगा। ठीक है, 1/4 कितना होता है, 25% होता है। 1/5 कितना होता है, 20% होता है। ठीक है, 1/6 कितना होता है, 16.66%, या 16 2/3%। दोनों याद, दोनों पता होना चाहिए, मतलब पॉइंट में भी और मिक्स फ्रैक्शन में भी। कई बार वो ये लिखेगा, कई बार ये लिखेगा। 1/6 is 16.66 और 16 2/3%। 1/7 कितना होता है, 14.28% होता है, या 14 2/7% मिक्स फ्रैक्शन में। 1/8 कितना होता है, 12.5 को आप लोग बोल सकते हो क्या
कि 12.5% होगा। 1/9 कितना होता है? 11.11 को आप क्या बोल सकते हो? 11 1/9% होगा। 1/10 को हम क्या बोल सकते हैं? डायरेक्टली कितना होगा? 10% होगा। ठीक है, अब यहां पे हम लिखते हैं 1/11 को, अगर यहीं पे लिखता हूं मैं, एक सेकंड ना, ठीक है, अगर हम लिखते हैं 1/11 तो 1/11 को आप बोलोगे 9.09% होता है, एंड वी कैन राइट इट 9 1/11%। 1/12 को हम क्या लिख सकते हैं? 8.33%, या हम बोल सकते हैं 8 1/3%। देखो मेरा मानना तो यह है कि सिर्फ 12 तक याद कर लो, बस सिर्फ 12 तक याद होना चाहिए। कई जगह पे ऐसा बोला जाता है, कोई भी गलत नहीं है, जो आपको पढ़ा रहा है सब लोग अपने लेवल पे अच्छा पढ़ा रहे होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ 12 तक से हमारा आगे का सारा काम आसान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ 12 तक याद कर लो। ऐसा भी नहीं है ना भैया, मैं बोलूं आप 50 तक याद करो, 50 तक याद करो, 50 तक याद ही नहीं हो रहा और स्टार्टिंग का 12 भी याद नहीं हो रहा, सिर्फ 12 तक आपको देख लो। 12 के बाद की जो चीजें हैं ना, वो सब इसी के मल्टीप्लीकेशन से कहीं ना कहीं मेरी क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा, यूज उसका, इसी को मल्टीप्लाई करोगे अपने आप आपका आंसर वहां पे निकलता रहेगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा देखो एक बार ध्यान से। 1/5 6 तक कितनी बार यूज होता है कि याद हो जाएगा? 1/2 याद है, 1/3 33, 4 और 5 25 और 20, ठीक है, 6 का 16 वाला हो गया, 6 वाला, 6 मतलब 16, 6 मतलब 16, ऐसे याद कर लो। 7 देखो, 7 ध्यान से देख लो, अभी याद हो गया। 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, तो 14 वाला कहीं भी दिखे मतलब 7 हो गया। 14 मतलब 7, 7 मतलब 14 भी होता है, 7 वाला 14 से बनता है। ठीक है, 7 मतलब 14.28 हो गया। 8, 8 देखो कैसे, आपको 4 याद है, 4 कितना होता है? 4 होता है 25, 4 होता है 25। 4 को अगर आप आधा करोगे तो ये 8 बनेगा, 1/8, तो ये भी आधा हो गया। 25 का आधा कितना बन गया? 12.5 बन गया। 12.5 को आप 12.5 भी बोल सकते हो, 12.5 भी बोल सकते हो। देखो 9 और 11, 9 2 11 होना सुना है, हो जाओगे 9 2 11, 9 2 11 होना क्या होता है? 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, 9 2 11 होना, उससे याद रख लो 9 और 11 दोनों आपस में एक दूसरे का कॉपी पेस्ट टाइप का है। 9 बनता है 11 से और 11 बनता है किससे? 9 से। ये सब चीजें मैं बीच में इसलिए लिखता हूं जिससे आपके माइंड में वो सब रिकॉल हो जाए जब आप एग्जाम में बैठो। 7 का डबल 14 का डबल 28, 9 और 11 याद नहीं करना, 9 11 से, 11 किससे? 9 से। 10 तो देखो 10, 10 को क्या है? 10 नंबरी, सचिन तेंदुलकर, 10 याद है सबको। 10 मतलब 10, सचिन तेंदुलकर जैसा और कोई पैदा ही नहीं हुआ। 10 मतलब 10, 1/10 मतलब 10%। ठीक, जो भी फ्रैक्शंस हैं अगर हम इसको एक बार ध्यान से इस लेवल पे देख लेते हैं ना, तो वो हमारा अपने आप हो जाता है, मतलब अपने आप हमें लर्न हो जाएगा, ऐसा हमें कुछ अलग से याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो, फ्रैक्शन का कमांड हमारा हो गया। फ्रैक्शन हमने देख लिया कि फ्रैक्शन टू परसेंट एंड परसेंट टू फ्रैक्शन। अब इसके बाद हम देखते हैं जो चीज मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बोली कि परसेंट ने हमें क्या बोला? परसेंट ने बोला कि आप इनिशियल वैल्यू को क्या लो? 100% ले लो। ये बोला परसेंट ने, क्या बोला कि भैया इनिशियल वैल्यू होगी 100%, सबका मालिक एक। ठीक, लेकिन अब फ्रैक्शन क्या बोलता है? फ्रैक्शन क्या बोलता है? फ्रैक्शन बोलता है कि आप इनिशियल वैल्यू को 100 मत लो, इनिशियल वैल्यू को आप कुछ भी लो, एनी वैल्यू। इनिशियल वैल्यू आपकी कुछ भी अजम्पशन हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि मैक्सिमम मार्क्स 100% हो, जरूरी नहीं इनकम 100 ही हो, जरूरी नहीं एक्सपेंडिचर 100 हो, कॉस्ट प्राइस 100 हो, प्रिंसिपल 100 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये क्या बोलता है कि आप कोई भी वैल्यू लो, बस आपका पूरे सॉल्यूशन में कहीं भी डेसिमल नहीं लगना चाहिए, डेसिमल नहीं लगना चाहिए पूरे सॉल्यूशन में, समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 28.56, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें लगता है कि भैया फ्रैक्शन ज्यादा आसानी से हमें आंसर दे देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग घबराते कब हैं? जब ये लग गया, ये लग गया। जब अगर मान लो ये नंबर ऐसा होता तो हमें लगता है अरे वाह बहुत अच्छा नंबर है। अगर ये नंबर हो गया 28.56 तो हमें लगा अरे यार पॉइंट लग गया। ठीक है, तो परसेंट हमें बोलता है कि कुछ भी हो सकता है, पॉइंट लग सकता है, नहीं लग सकता, सबका मालिक एक, ओरिजिनल को 100 लो, इनिशियल को 100 लो। लेकिन फ्रैक्शन ने क्या बोला कि आप इनिशियल वैल्यू को कुछ भी लो,
लेकिन पूरे में कहीं डेसिमल या पॉइंट नहीं लगना चाहिए आपका। तो हमें लगा कि भैया फ्रैक्शन ही अच्छी चीज है और फ्रैक्शन को ही हम सीखते हैं, फ्रैक्शन को ही हमें सीखना है। कैसे सीखना है? परसेंट को हम फ्रैक्शन तो बना ही सकते हैं, हमने परसेंट को फ्रैक्शन बनाना सीख लिया। कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज हमने यहाँ पे याद कर ली, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फ्रैक्शन वैल्यूज का। 1/250, 333, 4 25, 5 5 20, 7 डबल डबल 9 2 11 होना, समझ आ गया सबको? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब फ्रैक्शन पे हमें क्या करना होगा कि फ्रैक्शन पे इनिशियल वैल्यू क्या लेनी होगी आपको। जैसे अभी हमसे क्या बोला था कि इनकम, अगर हमने क्या बोला कि इनकम 100% थी, ठीक है, और इस पे उसको किसी ने 100 कमाया और जो उसका खर्च करा, जो उसने एक्सपेंडिचर करा, जो उसने खर्चा करा, वो कितना करा? 80% उसने खर्च कर दिया, तो उसने बचाया कितना? उसने बचाया 20%। ठीक है, अब यही चीज हमें फ्रैक्शन पे लिखना है, फ्रैक्शन पे। ठीक है, तो फ्रैक्शन हमसे क्या बोलता है? फ्रैक्शन हमें ये बोलता है कि इनिशियल वैल्यू को आप कुछ भी लो। ठीक है, इनिशियल वैल्यू को कुछ भी लो, इनिशियल को हम कुछ भी लेते हैं, हमें पता है आगे खर्चा करना है उसको 80% का, और अगर 80% का खर्चा है तो बचाएगा कितना? 20% बचाएगा। तो हम इनिशियल वैल्यू को कितना लें? सबको फ्रैक्शन बनाने की सोचो। अगर आप 80% का फ्रैक्शन बनाते हो तो आप क्या करोगे? 80/100। किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन बनाना है तो हमें उसको 100 से डिवाइड करना है। तो हमने क्या करा? 80/100 कर दिया। ठीक है, 80/100 जब हम करते हैं तो हमारे पास आया 4/5 का हमें खर्चा करना है। 4/5 हमें क्या करना है? खर्चा करना है। तो हम यहां पे अब ये सोचेंगे कि हम इनकम को कितना अज्यूम करें जिससे इतना खर्च होने के बाद और हमारे पास सेविंग कितनी आ जाए। बात समझ आ रही है? तो इनकम को देखो, इनिशियल वैल्यू क्या होता है? इनकम ही तो है ना इनिशियल वैल्यू। तो हमेशा जो ये डिनोमिनेटर होता है इसी को हम मान लेते हैं कि यही इनिशियल वैल्यू है। समझ आई बात? जो डिनोमिनेटर होता है ना, हमें वही फ्रैक्शन, मतलब क्या? फ्रैक्शन से आप क्या समझते हो? फ्रैक्शन हमेशा सिंपल फॉर्म में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आपको मिलेगा। सीधा सा लॉजिक है कि जो डिनोमिनेटर होता है इसी को मान लो कि यही क्या होगा? यही इनिशियल वैल्यू रही होगी। ऐसा नहीं मानना कि इनिशियल 100 होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वही इनिशियल रहा होगा। तो हमने इनिशियल को मान लिया कितना? 5। इनिशियल वैल्यू हो गई 5। अब हमें बताना है कि 5 में से न्यूमरेटर हमें बताता है कि कितना कम या ज्यादा हुआ होगा। हमने टोटल 5 कमाया, न्यूमरेटर हमको बताएगा कि कितने का चेंज आएगा। तो आप बताओ कि अगर हम टोटल 5 कमा रहे हैं और ये कौन सा कॉलम है? खर्चे वाला कॉलम है। 5 हमने कमाया, 4 हमने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा? न्यूमरेटर हमने बताया कि 5 में से 4 तो आप खर्च कर रहे हो, तो आप कितना बचा रहे होगे? 5 में से अगर आप 4 खर्च करते हो तो आप यहां पे 1 बचा रहे होगे। ठीक है, तो जो हमारी कैलकुलेशन हमारी किस पे चल रही थी? हमारी कैलकुलेशन चल रही थी कि ये 100 होगा, तो ये 80 होगा और ये 20 होगा। उसको हमने चेंज करके किस पे ले आए? हम इस पे ले आए कि अगर ये 5 होगा तो ये 4 होगा और ये कितना होगा? 1 होगा। अब आप खुद सोचो, 100, 80 और 20 पे सॉल्व करना आसान है या 5, 4 और 1 पे सॉल्व करना इजी है? तो आपका आंसर होगा 5, 4 और 1 पे सॉल्व करना इजी है। क्यों? क्योंकि नंबर्स जितने छोटे होते जाएंगे कैलकुलेशन उतना कम होता जाएगा। ठीक, चलो अभी इसके बाद अगली स्लाइड में लिखता हूं। जैसे मान लेते हैं हमने क्या चीज सीखा अभी कि किसी एक नंबर को हमें 30% बढ़ाना था। ठीक है, 30% हमें किसी नंबर को इंक्रीज करना था, तो हमें बताना है कि वो नंबर कितना हो जाएगा अज्यूम करके। तो हमने क्या करा, किसी नंबर को 30% बढ़ाना था तो हम सोचते हैं भैया परसेंट में नहीं जाते, हम फ्रैक्शन पे जाते हैं। हमने डिवाइड कर दिया, हमने क्या करा 30 को हम लोगों ने 30 को फ्रैक्शन बनाया 100 से डिवाइड करके, और हमारे पास कितना आया? 3/10 आया। ठीक, तो हमको ये बताना है कि इनिशियल वैल्यू कितनी होगी और फाइनल वैल्यू कितनी होगी। बस, मतलब जो हमारा परसेंटेज का लॉजिक है ना, वो आप मान के चलिए कि आपका 80% जो आप पढ़ रहे हो वो आज ही पढ़ ले रहे हो, सिर्फ हमें क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करना है। 80% चीजें यही सब चलने वाली है कि जो इनिशियल वैल्यू होती है आपको 30% बढ़ाना था, मतलब 3/10 बढ़ाना था, यही तो बात है। तो जो इनिशियल वैल्यू होगा उसको कितना ले लोगे? कितना लोगे बताओ? जो डिनोमिनेटर होता है,
यही हमारा ओरिजिनल होता है, यही सबसे पहले आता है। जो डिनोमिनेटर होता है वही सबसे पहले आता है। तो ओरिजिनल वैल्यू हमने क्या मान ली, 10 मान ली। अगर ओरिजिनल 10 होगा तो न्यूमरेटर हमें बताता है कि कितने का चेंज आने वाला है, राइट, कितने का चेंज आने वाला है, न्यूमरेटर हमें ये बताता है। तो अगर ओरिजिनल 10 है तो 3 बढ़ के नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक, परसेंट का झंझट खत्म। फ्रैक्शन बनाओ, न्यूमरेटर बताएगा ओरिजिनल कितना होगा, सॉरी डिनोमिनेटर बताएगा ओरिजिनल कितना होगा, और न्यूमरेटर बताएगा कि कितने का चेंज होके नई वैल्यू हमें मिलेगी। तो अगर ये 10 होगा, 3 बढ़ के ये कितना होगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। मान लो अगर हमसे कोई ये बोलता है कि आपको 14.28% कम करना है, किसी नंबर को 14.28% कम करना है। 14.28 क्या होता है बताओ, 7 आ रहा है दिमाग में, 7 का डबल 14 का डबल 28, 7 होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 1/7 हमें कम करना है। तो सभी लोग बताओ कि ओरिजिनल कितना और फाइनल कितना। तो आपका आंसर होगा कि सर जो डिनोमिनेटर होता है ना उसको आप मान लो ओरिजिनल, इनिशियल, तो हमने इसको मान लिया 7, और जो न्यूमरेटर होता है ये बोल रहा है 1 कम होके ये कितना होगा, 6 हो जाएगा। जो 7 था वो 1 कम होके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब ये इनिशियल वैल्यू थी और ये हो गई हमारी फाइनल वैल्यू। ठीक है, चलो जैसे मान लो आपसे ये बोला गया कि किसी नंबर को आपको 16 2/3% बढ़ाना है। 16 मतलब 6, पहले ही बोला 16 मतलब 6, 1/6 बढ़ाना है। तो बताओ कितना, इसको हमें 6 लेना चाहिए, तो 1 बढ़ के ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लो आपको किसी ने बोला कि आपको 9 1/11% कम करना है। 9 1/11, 9 2 11 होना, 9 किससे बनेगा, 11 से, 1/11 कम करना है। तो बताओ इसको कितना लोगे, आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर है तो 11 ले लो, 1 कम होके ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, जैसे अगला देखते हैं, मान लेते हैं कि हमसे ये बोला गया कि 55% आपको बढ़ाना है। ठीक, 55%, तो आपने बोला 55% का फ्रैक्शन क्या होगा भाई, 55/100, 5 से डिवाइड करेंगे, 11/20 आ गया। 11/20 आपको बढ़ाना है। तो बताओ इनिशियल कितना लेना चाहिए, आपका आंसर होगा 20, और 11 बढ़ के ये कितना हो जाएगा, 20 में 11 ऐड करेंगे तो कितना, 31। मतलब ऐसा नहीं ऊपर 1 ही है, जो भी फ्रैक्शन है, जो भी नंबर है, ये इतना बढ़ के इतना हो जाएगा। और ये कहां से आया, ये आया डिनोमिनेटर से, ये डिनोमिनेटर है, ये इतना बढ़ के कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लो अभी कुछ फ्रैक्शंस पे करते हैं थोड़ा फ्रीक्वेंटली, जिससे आप लोगों की कमांड बन जाए। जैसे 1/8 बढ़ाना था, बताओ कितना लोगे, 8 लोगे, 1 बढ़ के 9 हो जाएगा। 2/7 बढ़ाना है, कितना लोगे, 7 लोगे, 2 बढ़ के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3/8 कम करना है, कितना लोगे, 8 लोगे, 3 कम होके कितना होगा, 5 होगा। 7/50 बढ़ाना है, कितना लोगे, 50 लोगे, 7 बढ़ के कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 5/8 बढ़ाना है, कितना लोगे, 8 लोगे, 5 बढ़ के कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 7/20 कम करना है, 7 सॉरी कितना लेना चाहिए, 20 लेंगे हम यहाँ पे, और 7 कम होके यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है सबको। मतलब हम लोग आज की क्लास में क्या सीखा हमने, एक तो इनिशियल डिसाइडिंग फैक्टर 100% होगा, कई बार क्वेश्चन उससे भी सॉल्व होता है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज हमने फ्रैक्शन सीखा है कि हाउ टू डील विथ फ्रैक्शन, परसेंट को फ्रैक्शन कैसे बनाना है, फ्रैक्शन नंबर्स हमारे पास क्या क्या होते हैं वो हमने सीखा है कि फ्रैक्शन हमें कैसे कैसे जनरेट करना है। परसेंट से फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना होता है, और इनिशियल वैल्यू को हमें फ्रैक्शन में क्या लेना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा 1 बढ़ के 9, 7 2 बढ़ के 9, 8 3 कम होके 5, 50 7 बढ़ के 57, 8 अरे 8 यहाँ पे 8 लिखना है, 8 5 बढ़ के 13, और 20 7 कम होके कितना, 13। ठीक, समझ आए सबको। चलो अभी ना यहीं पे थोड़ा सा एक चीज, थोड़ा एक और बेसिक चीज समझ लेते हैं। जैसे परसेंट कंपैरिजन, वैसे अलग से क्लासेस होनी है इसकी। परसेंट कंपैरिजन क्या होता है हमारा, परसेंट कंपैरिजन, क्योंकि हर जगह पे आज हमारा प्लान वही था कि बिल्कुल बेसिक्स ऑफ परसेंटेज, जिससे किसी भी चैप्टर को आप तुरंत पढ़ पाओ। प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, ये वीडियो देखो, प्रॉफिट लॉस पढ़ लो। SICI पढ़ना है, वीडियो देख के SICI पढ़ लो। मिक्सचर पढ़ना है, ये वीडियो देख के आप मिक्सचर पढ़ सकते हो। ठीक है, परसेंटेज की या DI पढ़ सकते हो। तो इसी में एक परसेंट कंपैरिजन भी होता है, उसको भी यहीं पे ले सकते हैं। परसेंट कंपैरिजन क्या बोलता है हमसे, कंपैरिजन मतलब कितने नंबर्स,
दो नंबर, मतलब मोर देन टू नंबर्स, अभी दो की बात कर रहे हैं, दो वैल्यूज, टू वैल्यूज, दो वैल्यूज का ही तो कंपैरिजन होगा। तो एक बार हम एक नंबर को लेते हैं, लेट्स से 55, एक को हमने लिया 65, ठीक है, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए कितना है 55 और बी कितना है 65। ए है 55 और बी है 65। तो हमें यह बोला गया तीन टाइप का परसेंट कंपैरिजन होता है, फर्स्ट, कंपैरिजन सेकंड एंड कंपैरिजन थर्ड। फर्स्ट क्या होता है, परसेंट, बस बहुत सिंपल लैंग्वेज में ज्यादा, परसेंट कम। थर्ड वाला सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, डायरेक्ट परसेंट। परसेंट ज्यादा, परसेंट कम, और क्या, डायरेक्ट परसेंट। तो अगर हमसे ये बोला गया कि परसेंट ज्यादा क्या होगा, तो परसेंट ज्यादा ये होता है दो नंबर का कंपैरिजन। क्या बोला, ज्यादा, परसेंट मोर बोल रहा है, यहां पे क्या बोल रहा है, परसेंट लेस बोल रहा है। तो ज्यादा हो या कम हो, ऊपर आपको अभी ज्यादा समझना नहीं, सिर्फ आपको इतनी चीज सीख लेनी है, समझना नहीं सिर्फ सीखना है, ये मान के चलो। समझो ही मत कि ऐसा क्यों, क्या, कैसे, कहां, कब, ये सब करना ही नहीं, सिर्फ सीख लेना, अच्छा ये ठीक है। परसेंट ज्यादा, परसेंट कम और डायरेक्ट परसेंट। चाहे परसेंट ज्यादा, दो नंबर्स पे हमेशा आएगा, ज्यादा हो या परसेंट कम हो। ज्यादा का मतलब सवाल क्या होगा कि बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। कम का मतलब सवाल क्या होगा कि ए बी से कितना परसेंट कम है, यही तो होगा सवाल। और डायरेक्ट परसेंट क्या होगा, मतलब ज्यादा कम नहीं, डायरेक्ट ए बी का कितना परसेंट है या बी ए का कितना परसेंट है, सीधा सवाल। तो पहले ना हम इन दोनों को देखो, सिर्फ इनको, ज्यादा और कम को, ऊपर लिख दो डिफरेंस, हमेशा डिफरेंस आएगा क्वेश्चन में। ज्यादा वर्ड का यूज करे या कम वर्ड का यूज करे, ऊपर हमेशा क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, हमेशा ऊपर डिफरेंस आएगा। अब अगर ज्यादा वर्ड का यूज हो रहा है तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगी कम वैल्यू, मतलब लेस वैल्यू इंटू 100, क्योंकि ये फ्रैक्शन आता है भैया। फ्रैक्शन से परसेंट बनाना मैंने आपको बताया है। जैसे फ्रैक्शन 1/2 को बताओ कैसे बनाओगे परसेंट, 100 से गुणा कर दोगे। 1/3 को बताओ कैसे बनाओगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो किसी भी परसेंट को अगर हमें फ्रैक्शन बनाना होता है तो हम डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये फ्रैक्शन आया, हमें परसेंट निकालना था 100 से मल्टीप्लाई। कम में क्या होगा, ऊपर डिफरेंस, नीचे क्या, नीचे दोनों में से जो ज्यादा वैल्यू होगी, मतलब नीचे आ जाएगा मोर वैल्यू, और उसके बाद इंटू 100। डायरेक्ट परसेंट क्या होता है, डायरेक्ट परसेंट होता है ए बी का कितना परसेंट है, ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी, ये सवाल बनेगा। ए बी का कितना परसेंट है, मतलब ए का कंपैरिजन बी से इंटू 100, सीधा सवाल। ए बी का कितना परसेंट है, कोई डिफरेंस नहीं, पूरा ए पूरे बी का कितना परसेंट है, मतलब पूरा ए अपॉन पूरा बी इंटू 100। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि बी ए का कितना परसेंट है, बी इज, क्वेश्चन ऐसा बोल देता है, बी इज हाउ मच परसेंट ऑफ ए, मतलब पूरा बी पूरे ए का कितना परसेंट है, यहां खत्म हो गया, बी अपॉन ए इंटू 100, ठीक, ए अपॉन बी इंटू 100, बी अपॉन ए इंटू 100, डायरेक्ट परसेंट में। मान लो कहीं हमसे ये बोल दिया कि मान लो किसी को, किसी बैंक में उसने पैसा दिया और उसको 540 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया 10 साल में, ठीक है, और हमसे ये बोल दिया कि उसने जो पैसा दिया था वो दिया था 54,000 रुपए। तो हमें बात पूछेगा कि कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिला, तो हम क्या बोलेंगे कि जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। इंटरेस्ट कितना था 540, प्रिंसिपल कितना है 54,000 इंटू 100, ये हो गया। इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, मतलब वही हो गया ना कि ए बी का कितना परसेंट है। तो इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, प्रिंसिपल पे। इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। ये तो कहानी है डायरेक्ट परसेंट की। अब परसेंट लेस और मोर को हम उस एग्जांपल पे इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। जैसे यहां पे क्या था, एक नंबर था हमारे पास कितना 55, एक था 65। तो परसेंट ज्यादा में क्या बनेगा हमारा, ज्यादा में ऊपर डिफरेंस, आंख बंद करके डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना 10, नीचे क्या आ जाएगा, अगर ज्यादा बोल रहा है तो नीचे कम वैल्यू, कम कौन सा है 55 और इंटू 100, ये हो जाएगा। अरे यार यहां पे क्या आएगा 55 इंटू 100, ठीक है। परसेंट लेस पे बताओ क्या बनेगा, लेस पे भी सेम चीज, ऊपर डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस 65 और 55 का डिफरेंस कितना 10, कोई बोल रहा -10, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिफरेंस हमेशा प्लस में होता है। इन दोनों का डिफरेंस 10। अब हमें क्या निकालना है, लेस।
अगर लेस निकालना है तो दोनों में से जो मोर वैल्यू है, मोर कौन सा है, 65 इंटू 100 ये बन जाएगा। और डायरेक्ट परसेंट का मैंने आपको बता ही दिया कि ए बी का कितना परसेंट है, ए अपॉन बी इंटू 100। इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, मतलब इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, मतलब कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। समझ रहे हो? कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर की टोटल क्वांटिटी है 600 लीटर और यहां पे मिल्क है 200 लीटर, मिल्क है 200 लीटर और वाटर कितना है, वाटर है 400 लीटर। हमसे ये पूछ दिया कि इस कंटेनर में बताओ परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना होगा। समझ रहे हो? तो वही डायरेक्ट परसेंट लगाओ, मतलब मिल्क जो है, मिल्क कितना है यहाँ पे 200 लीटर, तो जो मिल्क है वो इस टोटल क्वांटिटी का कितना परसेंट है, यही तो हो गया। मिल्क कितना है 200 का कंपैरिजन किससे होना है, टोटल क्वांटिटी 600 से होना है, तो मिल्क 200 इस 600 का कितना परसेंट है। अगर हमसे बोल दिया इस कंटेनर में वाटर का परसेंट बताओ कितना होगा, मतलब वाटर जो 400 है, 400 वाटर इस पूरे कंटेनर का कितना परसेंट है, तो पूरा कंटेनर कितना 400, 600 का कितना परसेंट है। अगर हमसे बोल दिया कि बताओ फ्रैक्शन ऑफ मिल्क क्या होगा, समझ रहे हो, फ्रैक्शन ऑफ मिल्क पूछ लिया अगर, तो क्या होगा आंसर हमारा। पहले देखो मिल्क कितना है, मिल्क है 200 लीटर, उसका कंपैरिजन किससे, पूरे 600 लीटर से, तो 200 600 के साथ कितना फ्रैक्शन बनाएगा, क्या परसेंट है, नहीं परसेंट बोलेगा तो हमें क्या करना है, इंटू 100 करना है। परसेंट बोला तो हमें इंटू 100 करना है, बट अगर उसने फ्रैक्शन बोला तो 200 600 के साथ कितना फ्रैक्शन बनाएगा, मतलब 1/3। अगर यहां पे हमसे बोला कि वाटर का फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा, तो व्हाट इज द आंसर, 400 वाटर का फ्रैक्शन किसके साथ, पूरे 600 लीटर के साथ कितना फ्रैक्शन बनाएगा, मतलब 2/3 फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो आज हमने कुछ चीजें सीखी है, वो बेसिक सीखा है जो हमारा जिन जिन चैप्टर में परसेंटेज का यूज होना है उन हर जगह पे इन सब चीजों को हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसके बाद ना आप लोग परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर परसेंटेज से रिलेटेड आप किसी भी टॉपिक की स्टडी क्लासेस में कर सकते हो। ठीक, चलो अभी इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।